तेजी के साथ अगस्त सीरीज की शुरुआत पौने 200 पॉइंट चढ़कर 24,600 के निकला इंडेक्स। और मिड कैप और स्मॉल कैप में आज ज़बरदस्त तेजी आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी कुछ नियमों के आने की संभावना में दबाव है। आईटी, मेटल, रियल एस्टेट और ऑटो शेयर्स में जोरदार तेजी। चारों सेक्टर इंडेक्स 1 से 1.5% तक चढ़े। मेटल शेयर्स में एनएमडीसी, सेल और वेदांता 3% तक उछले। नतीजों के बाद अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री से एम्फेसिस में जोरदार तेजी। शेयर 5% से ज़्यादा उछाल के साथ बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं रिजल्ट के बाद टेक महिंद्रा में मुनाफा वसूली, शेयर 2% से ज़्यादा फिसला। इंडस टावर की शेयर बायबैक की तैयारी। 30 जुलाई की बोर्ड बैठक में होगा विचार। शेयर 3% उछला। आरबीआई के लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के नियम सख्त करने की तैयारी से बैंकिंग शेयर्स पर दबाव। करीब 4% फिसला फेडरल बैंक। नए फ्रेमवर्क के तहत इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग बेस्ड डिपॉजिट को देना पड़ सकता है ज्यादा वेटेज। आरबीआई ने 31 अगस्त तक मांगे कमेंट। निफ्टी की 4 कंपनियों सिप्ला, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड और श्रीराम फाइनेंस आज पेश करेंगी तिमाही नतीजे। वायदा में बंधन बैंक, इंटरग्लोब एविएशन समेत 5 कंपनियों के रिजल्ट का रहेगा इंतजार। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सर्वेंद्र श्रीवास्तव मौजूद हैं। लेकिन आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज सोशल मीडिया का दिन है, तो आप फटाफट अपने सवाल हमारे सोशल मीडिया अलग अलग जो हैंडल्स हैं उसमें दीजिए। मेरा हैंडल है नीरज @CNBC, इस पर दीजिए। फिर आप हमारे आवाज़ के हैंडल पर दे सकते हैं, इंस्टा पे दे सकते हैं, फेसबुक पे दे सकते हैं, कहीं भी जहां भी आपका दिल करे वहां दीजिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम शामिल करेंगे, हो सकता है कि आपका भी इसमें नंबर लगे। अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी पहुँच कहाँ तक पहुँच रही है। पहले सर्वेन जी से एक राय ले लेते हैं। सर्वेन जी, एक बाज़ार होता है कि बजट झेल लिया, अमेरिका को रोज झेल रहे हैं, चुनाव झेल लिया, है ना। अब तो कुछ बचा नहीं, अर्निंग सीजन आधा हो ही गया है। फेड कुछ करे न करे उसको ही झेलने के लिए हम तैयार हैं। तो बाजार ऐसा लग रहा है कि उसको कोई चिंता नहीं है और बहुत बड़ी तेजी बनी हुई है और वो बनी रहेगी। चार्ट क्या कह रहा है, डेटा क्या कह रहा है? देखिए, ये तो बिल्कुल आपने जैसे बोला कि माहौल तो वैसा ही है, बट चार्ट और डेटा जब आप देखते हैं तो थोड़ा सा सारे पहिए अलग अलग चल रहे हैं। जैसे आपने बोला निफ्टी अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा अलग चल रहा है। और जब आप 4-5-6 हफ्तों को लास्ट देखते हैं तो 6 हफ्ते से हम बोल रहे हैं कि भाई 24,500 और 24,600 की क्लियरिंग जो है बैंक निफ्टी में बहुत जरूरी है। और अब बैंक निफ्टी के लेवल्स तो बहुत पीछे रह गए, बट जब था उन लेवल्स के आसपास तब कहते थे कि 52,500-53,000 का लेवल काटना बहुत जरूरी है। तो बैंक निफ्टी तो वो लेवल काट नहीं पाया और नीचे आ गया। निफ्टी उन्हीं लेवल्स के आसपास 6 हफ्तों से कशमकश कर रहा है। और हमारा वो फिल्टर है, बेसिक फिल्टर है कि अगर हम वो इंक्रीमेंटल अगर 800, 1000 या 1500 पॉइंट ऊपर हम निफ्टी देखते हैं और तभी आपको मजा आएगा लॉन्ग साइड ट्रेड करने में। क्योंकि अभी तो फिलहाल ये 24,000 से लेके 24,600 का दायरा है, उसमें आप ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। बहुत ज्यादा आपके पास पोजिशनल करने का कई बार मादा नहीं रहता है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए तो वही इंपॉर्टेंट है। 24,600 की वीकली क्लियरिंग बहुत जरूरी है। आज हम वापस वहीं पे हैं, 10 पॉइंट इधर उधर ठीक है, बट उधर ही है। और हम लास्ट 6 हफ्तों से उसको क्लियर नहीं कर पा रहे, 5-6 हफ्तों से। तो आई थिंक ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। और जैसे आपने बोला कि ये जो 24,500, 24,600 का लेवल है, ये मेरे लिए एक फिल्टर का काम करेगा आगे आगे चल के। इस हफ्ते या मंडे ट्यूसडे में ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी तेजी है सर्वेन जी की मेरी आवाज़ ही गायब कर दी। कायनात चाहती कि कंटिन्यू तेजी चलती रहे। और हमने पूछा था आपसे कि सरकारी कंपनियों में कुछ लोग कह रहे थे दूर रहो, लेकिन कहीं कोई कमी दिख नहीं रही। ओएनजीसी पहले आपकी एक राय चाहिए। देखिए, अच्छे लगते हैं, ट्रेंड में सारे चल रहे हैं, तो मेरा भी थॉट यही है। कुछ चुनिंदा नाम उनमें हमको अच्छे लगते हैं।
ओएनजीसी की हमने बात की, देखिए क्रूड जिस तरह से लास्ट कल जो पलटा है, आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट संकेत है गोइंग फॉरवर्ड। और क्रूड में हमने मेंटेन किया कि भाई बहुत ज्यादा ये नीचे जाएगा नहीं, 70-72 के बहुत ज्यादा नीचे जाएगा नहीं। और अभी जो कल का मूव आया वो अराउंड 76 से 77 78 के आसपास टर्न आया है, काफी अच्छा क्लोज है कल का। मुझे लगता है क्रूड की जो जर्नी टुवर्ड्स 100 95 100 वो मेरे को लगता है अगर कल कोई पड़ाव था तो कल का वो पड़ाव बहुत क्रिटिकल है। कल के लो के नीचे अगर अब नहीं गया तो आप समझ लीजिए खाली $2-2.5 का आपके पास रिस्क है, और ऊपर में आप 95 100 जो है WTI के लिए 95, ब्रेंट के लिए 100, ये टारगेट्स अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि ओएनजीसी हम पहले भी शो पे इसी इसी प्रमाइस में हम पहले भी बोल चुके हैं कि भाई अच्छा लग रहा है। तो ओएनजीसी डेफिनेटली इन दैट इंटायर बास्केट सबसे अच्छा लग रहा है। ये फटाफट जल्दी जल्दी सवाल लेते हैं। अशोक कुमार शर्मा जी हैं राजस्थान से, श्रीगंगानगर से। आरवीएनएल, राइट्स और बंधन, तीन, भाई इतने सारे एक आदमी कितने सवाल नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो। आरवीएनएल 150 शेयर 628 पर और राइट्स के 100 शेयर 733 पर, क्या करना चाहिए? देखिए गुड स्टॉक, अगेन बैड टाइमिंग, बहुत लेट आए इस ट्रेंड में, या तो इसमें ट्रेड वेट कर रहे थे और लास्ट लेग में ये फंस गए हैं, मुझे वो चीज नहीं समझ में आ रही है। बट आई थिंक आरवीएनएल का प्राइस इनका इस स्विंग का एकदम टॉप का है। और देखिए करेक्शन चल रहा है, अब यहाँ अवधि आपको जब स्टॉक ऑलरेडी जब 150-200 वाला ऑलरेडी जब 600 हो गया है, और वो भी एक साल के अंदर के रिटर्न है, तो आपको और फर्दर लालच ट्रेडिंग साइड में नहीं हो सकती, आप इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। आपके पास नीचे के भाव का है, आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाइए, खड़े रहिए, बार बार ऊपर के भाव से चढ़ते रहेंगे तो ये 3-6 महीने के पेन आपको आते रहेंगे, और उन्हीं में से कभी एक लार्जर करेक्शन भी आ सकता है, तो वो रिस्क हमेशा रहता है। बट फिलहाल मुझे लगता है कि इस लेग में 540 550 इसके नीचे आइड नहीं जाना चाहिए, तो इस लेग में ये ऑलमोस्ट करेक्टिव रेंज के नीचे की तरफ आ चुके हैं। 540 से लेके तकरीबन ये जो हाई हमने मारा था अराउंड 650 के आसपास, आप ये समझ लीजिए रेंज है। तो 540 से 650 की रेंज है, रेंज के लोअर एंड पे आप हैं, आप बने रहिए। चाहे तो 540 के नीचे आप आरवीएनएल में एक स्टॉप लॉस लगा लें। और राइट्स में भी ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही बिहेव कर रहे हैं, बट राइट्स ने नया हाई नहीं मारा है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनवरी 2024 का हाई राइट्स नहीं निकाल पाया, तो कंपैरेटिवली दोनों में से ये वीक स्टॉक हो जाएगा। मेरी तो राय यहाँ रहेगी कि उछालों में यहाँ पे निकले राइट्स में से। मुंबई से मनोज का सवाल, महिंद्रा एंड महिंद्रा सन 2010 से लेके बैठे हुए हैं 80 शेयर 376 पर, आप क्या करें? बेचें तो कहाँ जाएं? नहीं देखिए बेचे तो कहाँ जाए वो बड़ा मुश्किल सवाल है, समय इसलिए जो है उसमें बने रहें। आई थिंक जब तक चल रहा है चलने दें, यहाँ पे भी बहुत अच्छा सेटअप है इनका, और ये बहुत डीप इन द मनी है, इनको मेरे ख्याल से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो 6-12 महीने का कभी कोई करेक्शन भी आ जाए 20-25% का, तो आई थिंक इनके भाव से तो बहुत ही दूर रहेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, और आई थिंक और मेरे पास कोई इससे बेहतर अभी आइडिया नहीं है इनको देने के लिए, तो उस केस में इसमें बने रहें। ओके, नागपुर से राकेश का सवाल, बजाज फाइनेंस 6,500, 6,500 नहीं 6500 60 के आसपास इनका है भाव, और आईओसी फ्री क्वांटिटी है 5,000 शेयर की। देखिए सेकंड वाला सवाल ज्यादा इजी है, इनका जो फ्री क्वांटिटी है आईओसी उसमें बने रहे हैं, डिविडेंड भी अच्छा खा रहे हैं, डिविडेंड बढ़िया आते रहेगा, कंपनी अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और रेट भी कोई बहुत ज्यादा चला स्टॉक नहीं है, 70-80 वाला एक डबल ही है, मतलब मोटा मोटी डबल ही है स्टॉक, तो आई थिंक बने रहे। बाजार में तो इतने बड़े बड़े मल्टी बैगर बने हैं, तो यहाँ पे भी एक तो आपके पास अपसाइड पोटेंशियल है, प्लस आप बढ़िया इसमें डिविडेंड इनकम भी कमाते रहेंगे। और दूसरा जहां तक रहा बजाज फाइनेंस की बात, देखिए यहाँ पे ब्रॉडर एक रेंज इनको समझ के चलनी पड़ेगी। लास्ट 52 हफ्ते की जो रेंज मुझे दिख रही है यहाँ पे 6-9 महीने की, वो एक 6500 से लेके तकरीबन 7500 की रेंज है। राउंड नंबर्स इनको समझने में इजी रहेगा, तो 6500 से 75 की रेंज है। जैसे मैंने भी एक पिछले स्टॉक के लिए बोला कि अपनी 52 हफ्ते की रेंज के लोअर एंड पे चल रहा है, तो 52 हफ्ते के हिसाब से लोएस्ट रिस्क एरियाज में है, तो अब यहाँ से तो बने रहना है, यहाँ से कुछ करना नहीं है। बट उछालों में अगर 7200-7500 वाली रेंज में जाता है तो थोड़ा मुनाफा भी बांधते रहें, क्योंकि अभी स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में फंसा हुआ है, तो आप यहाँ पे एक पोजिशनल एक उससे जी। ज्यादा का व्यू ना लें, जब तक रेंज नहीं निकलती ट्रेडिंग करते रहें। रतलाम से रवि दमानी, रैमको सीमेंट 100 शेयर 770 पर, लॉन्ग टर्म का व्यू। जी देखिए आई थिंक ओवरऑल स्पेस में बड़ी रौनक है, स्टॉक चल रहे हैं, बट ये किसी कारण से अपने पीयर सेट को नहीं ये आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और इस स्पेस में आई थिंक अंडरडॉग है ये। बट यहाँ पे भी थॉट यही है कि एक लार्जर, मुझे भी लगता है कि एक लार्जर जो इसका करेक्टिव पैटर्न था वो कहीं 2020 के बाद से बन रहा है, बन के तैयार है। अब पॉसिबली कहीं इसका कैचअप का गेम चल सकता है, तो मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, और चाहे तो एक 780 के नीचे स्टॉप लॉस भी लगाएं। ओके, कुबेर शर्मा का सवाल, बीएचईएल है 198 के भाव पर।
देखिए, बने रहे ट्रेड में जब तक चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे सेटअप मोमेंटम बने रहे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस केस में बेस्ट रहता है, और आप यहाँ पे मुझे लगता है 279 के आसपास अगर आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप ट्रेड में बने रहिए। ओके, चलिए सर, इस बीच एक खबर पे भी बातचीत कर लेते हैं। स्टील इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। स्टील स्क्रैप पर जीएसटी की दरें घट सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर गठित सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को सौंप दी है। बजट सेशन के बाद होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। ज़्यादा जानकारी लेते हैं आलोक प्रियदर्शी हमारे सहयोगी से। आलोक, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, जो स्टील इंडस्ट्री है उसके लिए काफी अहम मटेरियल होता है स्क्रैप, जिससे कि दोबारा से स्टील बनता है। इस पर अभी जीएसटी 18% है, लेकिन जो सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक स्टील स्क्रैप पर जो एक सब कमेटी की गठन हुआ था, जीएसटी काउंसिल ने 7 अक्टूबर को गठन किया था, उसकी रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 18% जीएसटी है उसको घटाकर 12% या उससे कम कर दिया जाए, ताकि जो इंडस्ट्री को इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी नहीं मिलता है उसका फायदा मिले। दरअसल अभी तक जितने भी स्टील स्क्रैप बिकता है मार्केट में, वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर बेचता है, कोई जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं होता है। लिहाजा उस पर स्टील कंपनियां जो होती हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाती हैं। अगर ये जीएसटी रेट कम होता है तो ऐसे में स्टील कंपनियों को कम नुकसान होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कम नुकसान होगा। तो लिहाजा ये एक स्टील इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी खबर है, जिस पर काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि स्टील स्क्रैप को या तो रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म में लाया जाए या फिर इस पर जीएसटी दरें कम करे। तो जो अब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है उसमें यह कहा गया है कि स्टील स्क्रैप पर जीएसटी दरों को कम कर दी जाए, क्योंकि रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म को लेकर अभी भी जीएसटी काउंसिल पक्ष में नहीं है। वो एक काफी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है। लिहाजा वित्त मंत्रालय भी नहीं चाहता कि आरसीएम यानी रिवर्स चार्जेज मैकेनिज्म इस पर लगाया जाए, और बेटर होगा कि इस पर जीएसटी दरों को ही कम कर दिया जाए। ये सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जीएसटी काउंसिल की जो अगली बैठक होने वाली है संसद सत्र के बाद, उसमें इस पर फैसला हो सकता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक। नज़र बनाए रखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक बजट सत्र के बाद होगी तो उस पर ये फैसला हो सकता है। अच्छा, चलिए फटाफट वापस लौटते, बहुत सारे 10 सवाल पूछ रहे हैं। अविनाश कुमार का सवाल है, एलएनटी के 34 शेयर हैं 3436 रुपये पर, 6 महीने के लिए रखें क्या? यस, आई थिंक 6 महीने के होराइजन से अगर चाहते हैं तो मेरे ख्याल से रखना चाहिए। सेटअप्स बने हुए हैं, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर गया है, इस लेग में नहीं चला है, बट आई थिंक अगर जिस तरह से रोटेशन चल रहा है, एक एक करके हैवी वेट्स चल रहे हैं, आई थिंक उसमें डेफिनेटली इसके पास केस बनता है कि ये एटलीस्ट 38 तक जाए। तो आई थिंक यहाँ से तकरीबन 150-200 रुपए की चाल यहाँ पे पेंडिंग है। अगर आप उसको कैप्चर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप ट्रेड में बने रहें, और 6 महीने के हिसाब से अगर आप हैं तो आप डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस भी लेके चलेंगे, और वो मुझे लगता है कि तकरीबन कहीं 3500 के नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ओके, पीयूष दर्जी के सवाल, बजाज ऑटो 9,500 के भाव पर लिए इन्होंने 100 शेयर, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ऑटोज में तो ट्रैक्शन बना हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस लेग में जैसे ये भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसने नए हाईज नहीं मारे लास्ट 4-5 हफ्तों में, जब बाजार ने काफी नए हाईज मारे हुए, और इसके हाईज जो मुझे दिख रहे हैं वो जून फर्स्ट सेकंड वीक में जो इसने हाईज मारे उसके बाद से चला नहीं है। तो थॉट तो मेरा ये रहेगा कि थोड़ा उछालों में यहाँ निकलने का भी ध्यान रखेंगे, बट फिलहाल ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें, और यहाँ पे आप थोड़ा सा एक 3-6 महीने के लिए ट्रेड में चाहें तो बने रहें, और आप स्टॉप लॉस जरूर एक 90 to 100 नीचे लगा के रखें। ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार वापस साइकोलॉजिकल 10,000 मार्क की तरफ जाना चाहिए। तो आई थिंक तकरीबन 500-600 पॉइंट का अपसाइड यहाँ इनको जी, मिल सकता है, अगर ये 200 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं तो। ओके। सोमेश्वर नारायण पांडे लखनऊ से, और उनके पास टेक महिंद्रा के 100 शेयर हैं 1350 के प्राइस पर, क्या जी, बनेगी इनके लिए राय? देखिए, आईटी ये काफी चल गया है, और जैसे हमने पहले बात की, आईटी इंडेक्स में हमारे टारगेट्स भी हो गए हैं, और ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इस स्टॉक का एक सबसे इंपॉर्टेंट इस स्पेस में काफी सारे स्टॉक का ये इशू है कि भाई इनके हाईज 2022 के हैं, और उनके पास अभी ये नहीं पहुंचे हैं, उसी का रिट्रेसमेंट चल रहा है। तो इनको आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाए, इनको आप पुल बैक में ही क्वालिफाई करेंगे कि ये किसी डिक्लाइन का पुल बैक चल रहा है, कोई नई तेजी इसमें नहीं चल रही है, पुराने वाली तेजी को ही बचा रहा है या उसी का कोई पैटर्न बना रहा है। तो उस पुल बैक के नजरिए से मुझे लगता है कि हम्म, अच्छा पुल बैक 60-70% हो गया है, और रिस्क रिवॉर्ड्स यहाँ अब खत्म हो रहे हैं। तो अगर इनका दायरा अगर 3-6 महीने वाला है, उससे अगर शॉर्ट टर्म दायरा है इनका 3 से 6 महीने वाला, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो कहीं मुनाफा मानना चाहिए उछालों में। ओके, मुनाफा बांधना चाहिए उछाल में। नासिक से नीलेश राजपूत का सवाल है, हडको में क्या अभी खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे? नहीं, देखिए, मैं इनको ही सवाल पूछ लेता हूँ कि जो चीज लास्ट आप देख लीजिए 1.5-2 साल में 30 रुपए वाला 300 हो गया है, और खरीदारी करना चाहें 10 गुना बढ़ा हुआ स्टॉक में 2 साल में, तो ये
चॉइस इनके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा आंसर तो नो है। ओके, छोड़ दीजिए इनको। देवेश सोनी का सवाल है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स पर 2070 के भाव पे इन्होंने खरीदे, 6 महीने का व्यू चाहिए इनको। जी, इसका ओके। देखिए, मुझे इसमें डेटा तो थोड़ा कम ही दिख रहा है, और जितना दिख रहा है उसमें आई थिंक फिलहाल एक शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में एक अप ट्रेंड में चल रहा है 2023 से। आई थिंक उस पर्टिकुलर रेंज में इसका भी अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड निकालूं तो आई थिंक 1600 से लेके 2200 की एक रेंज बन रही है, जो इसकी एक ट्रेडिंग रेंज रहनी चाहिए। तो जब तक 1580 के ऊपर टिका हुआ है, वो आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 1580, और जब तक टिका हुआ है तो आप देखिए पुल बैक आपको 1800, 1900 और इवेंचुअली 2000 की तरफ लेके जाएंगे। उन एरियाज में आप दोबारा टारगेट कर लें, दोबारा व्यू ले लें। फिलहाल इसमें होल्ड की राय है 1580 के स्टॉप लॉस से। ओके, जगदीश बलीराम भोई, और इनका सवाल है कि L&T फाइनेंस इन्होंने ले रखे 1000 शेयर 110 पर। ये जानना चाहते हैं कि 10 साल का टारगेट प्राइस क्या होगा। देखिए, इसमें उतने बड़े अभी सेटअप्स नहीं बन रहे हैं कि इसमें 10 साल का मैं प्रोजेक्शन दूं। और हमेशा मैं बोलता हूं कि बाजार 2, 4 और 8 साल की साइकिल्स में चलता है, तो एवरी 2 इयर्स, 4 इयर्स, 8 इयर्स आपको हमेशा उस एंगल से इसको लेके चलना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से सोचूं कि 8 साल का लंबा बुल मार्केट पेंडिंग है, जो कि फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है, तो वो तो व्यू आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है। 12 से 24 महीने का इनको मैं व्यू दे सकता हूँ। उसमें मुझे लगता है कि 240, 250 तक के स्तर आ सकते हैं, बनिस्पत ये यहाँ से 140 नहीं तोड़े तो 140 का स्टॉप लॉस और 12-24 महीने का टारगेट है 240, 250 का, अगर ये उसको ट्रेड करना चाहें। ओके, संजय बंसल, 5000 GMR एयरपोर्ट के शेयर है 98 रुपये के भाव पर। भविष्य क्या है इसका। देखिए, भविष्य तो डेफिनेटली भविष्य तो अच्छा ही है, बट आई थिंक जब तक लोग रहेंगे, जब तक आते जाते रहेंगे, धंधा तो चलता रहेगा। कम ज्यादा हो सकता है, तो भविष्य की तो चिंता नहीं होनी चाहिए आइडली। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि देखिए फिलहाल तो चला हुआ है और एक कंसोलिडेशन करके बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंडीशनल, मुझे लगता है कि इसको 100 निकालना चाहिए। एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा है जहाँ पे ये लास्ट 2.5-3 महीने से फेल हो रहा है। तो मेरी तमन्ना ये रहेगी कि 100 का एक डिसाइसिव रिकॉर्ड हो जाए, थोड़ा सा प्राइस और वॉल्यूम लेड, और टिक जाए। तो आई थिंक उस समय आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब ये 88, 89 के नीचे नहीं जाएगा और ऊपर की करवट लेगा। तो फिलहाल 88 पे अच्छे सपोर्ट्स हैं, और 100 का ब्रेकआउट का मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, करंट अफेयर्स नाम का एक स्लग है जिन्होंने भेजा, और कह रहे TCS के 80 शेयर ले रखे 3700 पर, बने रहे क्या अभी भी। देखिए, आईटी का फ्लेवर चल रहा है फिलहाल, और ये 2 बड़े दिग्गज नाम चल रहे हैं और इंडेक्स को भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक बने रहे 1 से 3 महीने के लिए, बट टाइट इनको यहाँ पे स्टॉप लॉसेस एकदम एग्रेसिव और टाइट करने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि जो मुझे एक डिसेंट स्टॉप लॉस जो मुझे मिल रहा है वो तकरीबन 42-40 के आसपास मिल रहा है। तो 42-40 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर रखें, और 1 से 3 महीना बने रहें। अच्छा, आप तो गोल्ड भी ट्रैक करते होंगे, करते हैं कि नहीं। जी जी जी, बिल्कुल करते हैं। तो आशीष आपके चैनल पे। श्रीवास्तव जी जिसका चार्ट है वो ट्रैक करते हैं, सिंपल बात ये है। जी जी आशीष श्रीवास्तव सर, का 2-2.5 साल पहले अगर आप आपके चैनल पे ही गोल्ड सिल्वर की 3 साल का बुल मार्केट, 2 से 3 साल का बुल मार्केट बोला है, उसमें भी 12 महीने बाकी हैं। 2 साल पहले तेजी बोली है, उसमें भी 12 महीने बाकी हैं। अभी गोल्ड ETF खरीदना चाहते हैं आशीष श्रीवास्तव, खरीद ले क्या। धीमे धीमे ले, सिर्फ करते रहे। गोल्ड पीछे से चला बहुत है, और ये ड्यूटी का जो अभी ट्वीक आया उसकी वजह से थोड़ा नीचे आ गया, तो सबको मौका मिल रहा है लेने का। आई थिंक बिल्कुल मौके पे चौका मारे और गोल्ड की SIP चालू करें। क्या है आपका टारगेट, क्या है गोल्ड का। देखिए, दिवाली का टारगेट तो हमने दिवाली के शो, जब दिवाली का एक बार आपने क्वेश्चन पूछा था, तो हमने इस बार बोला था आपकी बात $3000 की बात कर रहा हूँ। देखिए, पहले समझना जरूरी है कि MCX गोल्ड का रियल भाव नहीं है, क्योंकि उसमें गोल्ड है, उसमें करेंसी है और उसमें ड्यूटीज है, उसको मिला के MCX का भाव आता है। बट प्योर गोल्ड जो है, जो लंदन बुलियन एक्सचेंज है, जिसका पूरी दुनिया भाव लेती है, जहाँ पे ऑलमोस्ट बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड होता है डेली, तो वहां का भाव 3000। तो मुझे लगता है कि वहां 3000 अगर जाएगा, और यहाँ पे हम तकरीबन 2400 के आसपास चल रहे हैं, तो 600 पॉइंट अगर चलना है तो तकरीबन आप पकड़ लीजिए 3000 रुपए के हिसाब से 18-1000 रुपए, और 6 into 3 अराउंड 18,000 रुपीज और यहाँ से जगह बनती है गोल्ड में। तो बट अभी थोड़ा पीछे से चला हुआ है, तो आप धीमे धीमे लीजिए। तो SIP करेंगे, थोड़ा थोड़ा लेंगे 3-4 महीनों में, तो अच्छे भाव से आपको माल आ जाएगा। ओके, अच्छा, प्रतीक जैन ने HDFC बैंक के कॉल ले लिए 1590 स्ट्राइक प्राइस पर, 49.50 पर, क्या ठीक किया इन्होंने। देखिए, इस पे तो हम चर्चा ऑलरेडी लास्ट शो में भी ये सवाल आया था, और चर्चा यही थी कि देखिए ये खाली पुल बैक कर सकता है, ये लार्जर रेंज में फंसा है। तो अब आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे और गलत टच पॉइंट से करेंगे तो पैसे नहीं बनेंगे।
इसकी लार्जर रेंज 1450 से 1750 है। वहां से 3-4 बार ऊपर से पलटा है, 2-3 बार नीचे से पलटा है, 2-3 बार मान लीजिए ऊपर से पलटा है। इस बार जो पलटा है वो ऊपर से पलटा है। तो जब भी ऊपर से पलटता है कोशिश ये रहती है कि हमेशा रेंज के आप लोअर एंड पे जाएंगे। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रेडिंग रेंज, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आई थिंक मुझे तो लगता है कि 1450 की चाल इसकी चल चुकी है, तो कॉल तो मुझे नहीं लगता कि इनको रखना चाहिए। पिस जाएंगे तो जो भी अगर उछाल उछाल आए 1-2 दिन में 4 दिन में, उसमें मेरे ख्याल से निकले। ओके, रोहित लखनऊ से, एमजीएल के शेयर उन्होंने खरीद रखे हैं 1700, 4000 शेयर 1700 के भाव पे, क्या व्यू है? देखिए, एनर्जी प्राइसेस तो बढ़ रही है, बढ़ेंगी। अब उसमें इसको कितना मार पड़ेगी मुझे नहीं मालूम है। नेचुरल गैस की प्राइसेस भी बढ़ेंगी, मुझे मेरा ऐसा मानना है। क्रूड के साथ सब कुछ चलेगा, तो आई थिंक थोड़ा इसके लिए नेगेटिव हो सकता है, बट फिलहाल ट्रेड में प्रॉफिट में है। और अगर मान लें इनका ट्रेडिंग का दायरा है 3 से 6 महीने के लिए, तो आई थिंक खड़े रहें और कॉस्ट के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस लेकिन जरूर बना के चलें। और मुझे लगता है कि अगर ब्रेकआउट हो गया अच्छा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है, तो और यहाँ से अगर 1830 को सस्टेन करता है तो आई थिंक 2021 की भी जगह यहाँ पे बनेगी। अच्छा, राज शर्मा है, इन्होंने आयशर मोटर्स पे एक सौदा उठाया, 5200 पे कॉल लिया है, 95 रुपए पे। जी, कैसा है सौदा ये? देखिए, यहाँ पे इनको अभी कैश के भाव के लेवल्स दे देता हूँ कि भाई ठीक है, आपने सौदा कर लिया है, अच्छी बात है, आपने ऑलरेडी सौदा कर लिया है, बट आप ये मान के चलेंगे कि भाई अब इसको 4880 के नीचे नहीं जाना। तो अगर ये 4880 के नीचे गया तो फिर इनके पैसे नहीं बनेंगे। तो 4880 स्पॉट लेवल पे इनका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक उसके ऊपर बना है तब तक चाहे तो ट्रेड में बने रहें, और वो भी ट्रेड में अब आप, क्योंकि नया ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही है, तो आप 7-8 दिन बने रहेंगे, नहीं तो फिर आपके ऑप्शन में पैसे पिस जाएंगे टाइम वैल्यू में। तो फॉर नेक्स्ट 7 to 8 डेज आप खड़े रहिए, 4880 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप खड़े रहिए। ओके, रवि कुमार भगत, इनके पास रेड टेप के 3500 शेयर हैं, 410 वाले, और टीटागढ़ वैगन्स के 1000 शेयर हैं, 54 रुपए के, 2021 से होल्ड कर रहे हैं, बताइए। देखिए, बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं और काफी पेशेंस से खड़े हैं, तो अच्छी बात है। देखिए, जहां तक रही रेड टेप की पहले वाले की बात, उसमें देखिए डेटा थोड़ा कम है। जो मुझे दिख रहा है वो 2023 से ही डेटा है, तो डेटा कम है। डेटा के अभाव में बहुत ज्यादा इनको मैं पोजिशनल व्यू नहीं दे पाऊंगा, बट जो मुझे मंथली सेटअप्स में दिख रहा है शॉर्ट टर्म में, वो तो ये दिख रहा है कि क्लियर 800 रुपए पे बहुत सप्लाई रही है और उसके बाद ही ये पलटा है। तो आई थिंक जब तक 800 के ऊपर जाता नहीं है तब तक नए समीकरण नहीं निकलेंगे। तो उछालों में अगर चाहें तो थोड़ा आधा 1/3 या हाफ मुनाफा बांधे, थोड़े इनके स्टॉक्स फ्री हो जाएंगे। दूसरा जो इनका टीटागढ़ वैगन है, आई थिंक वो दोनों में से बेटर ट्रेड है और उसमें डेटा भी बहुत शानदार है। तो ये मूव काफी ऑलमोस्ट वर्टिकल मूव है, और आई थिंक इस करेक्शन में वॉल्यूम नहीं है, तो इसके मतलब पॉसिबली इसमें एक ब्रेकआउट, एक लेग ऊपर का और बाकी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल एक बार डबल टॉप भी बनाने गया तो भी ये 1890 1900 के जो लेवल्स किए थे इसने 80-90 के आसपास, आई थिंक अगर डबल टॉप करने भी गया तो भी वहां तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से 200-300 पॉइंट का जूस यहाँ पे और बाकी है, और अगर आप उसमें बने रहना चाहते हैं तो आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, और आई थिंक 1500 के नीचे अगर आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। 1484 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा लें। और इन्होंने लिया भी तो बहुत नीचे, 54 रुपए का खरीदा, इनकी बताओ जी, मतलब। नहीं तो मैं कहीं तो देखिए इसी में है, कहीं पैसा ऑफ द टेबल ले जाएंगे, आधा भी बेच लेंगे तो आधा पैसा फिर कहीं और नेक्स्ट लेग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनको टीटागढ़ वैगन जैसा अपने लिए एक और कोई दूसरा स्टॉक ढूंढना है, क्योंकि अब ये वापस इनको उस तरह के 30x के रिटर्न नहीं देगा, मतलब उतने इजीली थ्योरेटिकली दे सकता है, बट उतने जितने आराम से इनको ये रिटर्न मिले 30x, अब यहाँ से 30x होना थोड़ा मुश्किल है। तो निकलें और फिर ऐसे ही 30x जैसा कोई दूसरा एक अच्छा स्टॉक पकड़ें और पैसे बनाने की कोशिश करें। सो आई थिंक दैट वुड बी द राइट अप्रोच। तो प्रॉफिट बुक करने का तो इनको बिल्कुल ध्यान रखना ही चाहिए, बट मैंने इनको फिलहाल के लिए बता दिया क्योंकि स्टॉक में जगह बाकी है, इसलिए मैंने इनको नहीं बोला कि बेचिए, बट डेफिनेटली 1800-1900 के आसपास आपको थोड़ा मुनाफा बांधना चाहिए। ओके, और इंद्रपाल सिंह ने सवाल भेजा है नोएडा से, ICICI बैंक 1205 पे 400 शेयर। जी, देखिए, बैंकिंग का तो बैंक निफ्टी ही कुछ अच्छा संकेत दे, कुछ बढ़िया, कुछ सेटअप बुलिश, कोई कैंडल वैंडल कुछ बनाए, जो कि अभी तक फिलहाल नहीं बन रही, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे हम भी उम्मीद बनाएं। बट बीइंग अ हैवी वेट, अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं करेगा और नहीं कर रहा है, तो आई थिंक यहाँ मुझे लगता है थोड़े इश्यूज हैं। बट अगर इनका व्यू 12 महीने प्लस का है तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे, स्टॉक अच्छा है। उससे कुछ भी कम है तो फिर उछालों में थोड़ा मुनाफा बांधने या निकलने की कोशिश करें। अच्छा, आपकी नज़र अशोक लेलैंड पे पड़ी है क्या? 250 पहुंच गया। जी जी, धीमे धीमे वो एक जमाने में 160-180 पे अटकता था, बट जब से वो निकाली है, जब से वो जोन निकाला, आई थिंक धीमे धीमे ग्रेजुअली पोजीशन ऐड करते जा रहा है। और आज
जो ये ब्रेकआउट्स हैं ये भी काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट जी ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है और नए हाईज लग गए हैं, ऑल टाइम हाईज। तो आई थिंक मोमेंटम कंटिन्यूड है। जैसे मैंने बोला तो एक जिसके पास है नए समीकरण तो नहीं बनेंगे, बट जिनके पास है आई थिंक 1 से 3 महीने बने रहे, 220 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स बने हैं, तो उसके नीचे कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस रख के आई थिंक ट्रेंड में बने रहना चाहिए। फाइनल क्वेश्चन, वोडा आइडिया आज फिर चल पड़ा है 16 जी। रुपये 28 पैसे, क्या राय है? देखिए चल तो पड़ा है, लेकिन पहले एक जमाने में जिस रेंज में फंसा था उसी रेंज में है, एक लार्जर एक स्लोपिंग रेंज है, उसी में फंसा हुआ है, बहुत ज्यादा निकल नहीं पाता किन्हीं कारणों से, मुझे नहीं लगता, कारण नहीं समझ में आते। बट आप देखिए 19-20 पे अब अटकना शुरू कर दिया है, 18-19-20 उन एरियाज पे अटकता है। तो आई थिंक 20 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक नए समीकरण नहीं मिलेंगे, और इन द मीन टाइम जो इसकी रेंज मुझे दिख रही है वो तकरीबन लास्ट 6 महीने की, 12 महीने की, वो 10 रुपए से लेके 19 रुपए तक की जो ये रेंज बनी है, आई थिंक यही इसकी रेंज है। इसके जब तक बियॉन्ड नहीं जाता तब तक नया कोई ट्रेड आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं बनता है। इस बीच 1000 पॉइंट की रैली मिड कैप में, यानी मिड कैप तो 1.25% ऊपर है, बहुत ही मजबूत, बहुत मजबूत रैली है इसमें। खैर चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। सरन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत। धन्यवाद नीरज जी। चलिए इसी मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक और कुछ सेकंड का होगा, उसके बाद फिर खिलाड़ी नंबर 1 शो होगा।